क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि अगर कोई बीमारी दवाइयों से ठीक ना हो तो सर्जरी ही उसका एकमात्र विकल्प है? लेकिन अगर दो सर्जरी के बाद भी कोई बीमारी ठीक ना हो तो क्या किया जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं एक क्रोनिक साइनोसाइटिस का वंडर क्योर। ये मरीज जिनका केस मैं आज आपके सामने लाया हूं, इन्हें 12 सालों से, जी हां 12 सालों से साइनोसाइटिस की समस्या थी और शायद ही कोई एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक होगा जो इन्होंने नहीं लिया हो। हर ठंडी चीजें इन्हें परेशान करती थी। जरा सा इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ठंडा पानी ले लिया, आइसक्रीम ले लिया, तो इन्हें खांसी जुकाम होता था, गला पकड़ता था, छींकें आनी शुरू हो जाती थी और सर दर्द हो जाता था। हर बदलता मौसम इन्हें डराता था और हर सर्दियों का मौसम इनके लिए एक बुरे सपने की तरह आता था। अपनी परेशानियों से तंग आकर जब इन्होंने डॉक्टर के कहने पर सर्जरी कराई तो इन्हें लगा कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन सर्जरी के बाद भी, एंडोस्कोपिक साइनोसाइटिस सर्जरी के बाद भी इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर थोड़े समय के बाद डॉक्टर ने इन्हें दूसरी सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी के बाद भी इन्हें कोई खास लाभ नहीं हुआ। तब इनके एक मित्र जो कि मेरे पेशेंट थे, इन्होंने इन्हें मेरे पास रेफर किया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस होता क्या है। साइनस एयर फिल्ड स्पेस होते हैं हमारे स्कलबोन के अंदर। ये हमारे फोरहेड के पीछे, नाक की हड्डी के पीछे, चिक्स के पीछे और आंख के पीछे का स्पेस होता है। हेल्दी साइनस में कोई बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं होता। ज़्यादातर टाइम में ये म्यूकस रिलीज करता है और एयर के फ्लो में हेल्प करता है। जब हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फ्लामेशन होता है, जिसे कि सूजन कहते हैं, तो उसके शब्द के अंत में ITIS यानी आइटिस लगा होता है। जैसे कंजंक्टिवाइटिस फॉर कंजंक्टाइवा, साइनोवाइटिस साइनोवेल मेम्ब्रेन यानी जॉइंट्स में अगर सूजन हो जाए, डर्मेटाइटिस अगर स्किन में कोई इन्फ्लामेशन हो, नाक के अंदर अगर इन्फ्लामेशन तो राइनाइटिस, कान के अंदर ओटाइटिस और इसी तरह से ओवरी के अंदर ओवेराइटिस। वैसे ही अगर साइनस के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो तो उसे कहते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल लोगों को होता है। इससे रिलीफ पाने के लिए लोग अलग अलग तरह की दवाइयां लेते हैं और सीरियस केसेस में सर्जरी कराई जाती है। क्रोनिक साइनोसाइटिस, जब साइनोसाइटिस या इन्फ्लामेशन नेजल म्यूकोसा, नाक के अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वह 10 से 12 हफ्तों तक चले या उससे ज़्यादा लंबे समय तक, तो उसे क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं नेजल ब्लॉकेज यानी नाक के अंदर ब्लॉकेज, नाक में कंजेशन, म्यूकस डिस्चार्ज, चेहरे का दर्द, हेडेक और स्मेल लॉस यानी स्मेल थोड़ी सी कम हो जाती है या स्मेल लॉस हो जाता है। इसके कॉमन कॉज हैं एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी, या किसी को अगर एस्थमा है, या सिलियरी मोटेलिटी, अगर अंदर जो सीलिया होते हैं उसकी मोटेलिटी अगर कमज़ोर पड़ रही है तब भी साइनोसाइटिस होता है। बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है। और कोई मॉर्फोलॉजिकल एनोमलीज है जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक के बीच की हड्डी अगर खिसक गई है तो उसे DNS या डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं। या इम्यूनोडिफिशियंसी, अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भी ये साइनोसाइटिस कॉज कर सकते हैं। ये मरीज मेरे पास जुलाई 2019 को आए थे और इन्हें खांसी जुकाम और सरदर्द की समस्या थी। जब मैंने केस डिटेल लिया तो मालूम हुआ इन्हें खांसी जुकाम और सरदर्द की समस्या बहुत लंबे समय से है। पूरी केस डिटेल, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद मैंने डायग्नोस किया कि इन्हें क्रोनिक साइनोसाइटिस है। इन्हें खांसी जुकाम होने से जो इनका बलगम होता था वो चिपकता था, वो आसानी से बाहर नहीं निकलता था, वो धागे की तरह होता था। नाक बंद होना, और जब ये सोते थे तो इन्हें सांस लेने में परेशानी होती थी, इन्हें मुंह से सांस लेना पड़ता था। और हर खांसी जुकाम के बाद इनका सर दर्द काफ़ी ज़्यादा होता था। जब ये अपने चेहरे को ढक के रखते थे या जब ये गर्म जगह पर रहते थे तो इन्हें बेटर फील होता था। एक बहुत ही पिकुलियर सिम्टम इनके साथ था, ये जब भी खाना खाते थे तो इनको बहुत पसीना आता था और खाना खाने के बाद ये पसीना बंद हो जाता था। इन समस्याओं के साथ साथ इनको एसिडिटी की भी दिक्कत थी। ये सारे सिम्टम्स जब इवेलुएट किए गए और जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने लिया तो जो लीडिंग रेमेडीज आई वो थी आर्सेनिक, सैलिशिया, कैलिकार्ब और कैलिबाइक्रोम। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब मेट्रिया मेडिका से मैंने कंपेयर किया तो हमने डिफ्रेंशिएट किया कि आर्सेनिक का जो टिपिकल फियर होता है, आर्सेनिक के अंदर ये होता है कि वो हर छोटी से छोटी बीमारी में उन्हें फियर ऑफ डेथ होता है, उन्हें लगता है कि ये बीमारी उनकी जान ले लेगी। सर दर्द होता है तो उन्हें लगता है कि सर दर्द से इनकी डेथ हो जाएगी। आर्सेनिक पेशेंट के अंदर बेचैनी और डर बहुत ज्यादा होता है।
लेकिन ये सारा, ऐसा कोई भी सिम्टम इस पेशेंट के अंदर नहीं था, तो आर्सेनिक कंसिडर नहीं किया गया। सैलिशिया के साथ होता है कि ये पेशेंट बहुत कमज़ोर होते हैं और डिस्चार्जेस ऑफेंसिव होते हैं। बाकी सारे सिम्टम मैच कर रहे थे, लेकिन ये कुछ सिम्टम मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ये रेमेडी जो थी वो बाद में आई, रिपोर्टेशन टेबल में सेकंड नंबर पे आई। कैलिकार भी काफ़ी हद तक सिमिलर मेडिसिन है कैलिबाइक्रोम के, लेकिन उसमें एक टिपिकल लुक होता है पेशेंट का, जो कि इनमें नहीं था। और उसमें जो पेन होता है वो 3 बजे सुबह में, आधी रात को 3 बजे एग्रावेट होता है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये भी इस पेशेंट के साथ नहीं था, तो ये सारी दवाइयाँ एक्सक्लूड की गई। कैलिबाइक्रोम ने लगभग वो सारे सिम्टम कवर किए जो उस समय उस पेशेंट में प्रेजेंट थे, जैसे कि थिक नेजल डिस्चार्ज, स्टिकी रोपी डिस्चार्ज, जो एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट होता था निकालने में, और मौसम बदलने का असर, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें इस पेशेंट में प्रेजेंट थी। तो उसके आधार पे मैंने इनको कैलिबाइक्रोम जुलाई 2019 में प्रिस्क्राइब किया। 2 हफ्ते बाद कैलिबाइक्रोम LM पोटेंसी LM/1, उसके बाद 2-3 फॉलोअप जैसे जैसे हुआ उसकी डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा रिलीफ हुआ, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट में इन्हें काफ़ी रिलीफ हुआ, ये थोड़ा थोड़ा कोल्ड लेने लगे थे। इनके जो डिस्चार्जेस हैं वो अब उतने थिक नहीं रह गए थे, वो रोपी नहीं होते थे, वो अब लूज हो गए थे, वो अब निकलने लगे थे आसानी से, और वो थोड़े से ऑफेंसिव थे। पेशेंट में थोड़ी सी कमजोरी भी महसूस हुई। ये सारे सिम्टम जब चेंज हुए तो मैंने दोबारा रिपोर्टाइजेशन किया, मुझे लगा कि अब दूसरी रेमेडी की जरूरत है। जब सेकंड रिपोर्टाइजेशन किया तो उसमें ये मेडिसिन आई सैलिशिया, जो पहले दूसरे नंबर पे थी। सैलिशिया एक बेहद डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो कि बहुत पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक कर देती है, और इसके रिपोर्टाइजेशन में भी सैलिशिया ही सबसे आगे आया। मैंने सैलिशिया इनको 1 महीने के लिए प्रिस्क्राइब किया। सैलिशिया 0/2 यानी LM2। सैलिशिया से बहुत ही वंडरफुली ये इंप्रूव होना शुरू हो गए। ये महीना था सितंबर का, सितंबर यानी मौसम बदलना। दिल्ली में सितंबर अक्टूबर का महीना वेदर चेंज का होता है, और इस वेदर चेंज में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, लेकिन सैलिशिया प्रिस्क्राइब करने के बाद इनकी परेशानी काफ़ी कम रही। इन्हें उतना कोल्ड नहीं हुआ जितना हर साल हुआ करता था। ये थोड़ी थोड़ी ठंडी चीज़ें भी लेने लगे तो इन्हें परेशानी नहीं थी। सैलिशिया की सेकंड जब पोटेंसी इंक्रीज की गई, LM/2 के बदले LM/4 जब मैंने इंक्रीज किया तो इनकी इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई। इनके कोल्ड काफ़ी हद तक अंदर जो म्यूकस जमा होता था वो सारा निकला, इनको काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। ये फिजिकली मेंटली काफ़ी बढ़िया फील कर रहे थे। इनका सरदर्द तो बिल्कुल गायब हो गया, इनको सरदर्द नहीं के बराबर हो रहा था। ये एक बार अपने मित्र के साथ पार्टी में भी गए थे, वहाँ भी इन्होंने कुछ ठंडी चीज़ें ली, लेकिन इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। फिर नवंबर के महीना जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, उसमें भी सैलिशिया 0/4 के बाद 0/6 मैंने रिपीट किया, तो उसमें भी इनकी इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई। इनके जो कोल्ड के सिम्टम थे, जो परेशानियां थी, इनकी नहीं के बराबर रह गई। और जब अगली विजिट में दिसंबर में आए, जो कि बहुत ही ठंडा महीना होता है दिल्ली में, इन्होंने यही कहा कि सर आज तक मैंने 12 सालों में आज तक सर्दियों का मौसम इतने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, लेकिन थैंक्स टू यू, थैंक्स टू होम्योपैथी, कि दिसंबर के महीने में भी मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे खांसी जुकाम नहीं है। इन्हें ठीक हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, और अब जब भी ये मेरी क्लिनिक पे आते हैं किसी दूसरी समस्या के लिए, तो ये खुद ही कहते हैं कि अब इन्हें साइनोसाइटिस से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरे हेल्दी लोगों की तरह आराम से ठंडी चीज़ें खा पी सकते हैं, और छींके, जुकाम, कफ, कोल्ड, हेडेक, ये सारी चीज़ें लगभग ठीक हो चुकी है। अब ये नॉर्मल हेल्दी लोगों की तरह इन्हें होता है और इन्हें परेशान नहीं करता। इन्हें होम्योपैथी से क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, आप इनके गूगल रिव्यू पे देख सकते हैं। दोस्तों, ये केस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जब बीमारी, कोई भी बीमारी जब दवाइयाँ काम करनी बंद हो जाती है तो हम सर्जरी कराते हैं, या अगर सर्जरी पॉसिबल हो तो, और सर्जरी के बाद भी जब वो ठीक नहीं होता तो हमें लगता है कि अब कोई उपाय नहीं। लेकिन भरोसा रखिए होम्योपैथी पे, होम्योपैथी के पास हर चीज़ का उपाय है। हर वो बीमारी जो ठीक हो सकती है वो होम्योपैथी में ठीक हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जब आपको लगे कि हाँ हमें अब सर्जरी के बिना कोई उपाय नहीं है, तो आप अपने नज़दीक के क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ के पास जाएं, और मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए वंडर क्योर के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।